अगर आपकी डिलीवरी को 15 दिन रह चुके हैं तो आपने ये कुछ काम लाज़मी करने हैं और कुछ काम मैं आपको बताऊँगी जो आपने बिल्कुल भी नहीं करने। जो आपकी और आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी है, चाहे आपका सी सेक्शन होना है। तो अगर 15 दिन रह गए हैं आपकी डिलीवरी को तो आपने सबसे पहली चीज़ ऐसी है कि आपने पेट का मसाज नहीं करवाना। जो कि कुछ लोग पेट के दर्द के लिए मसाज करवाते हैं, कुछ लोग बच्चा नीचे आ जाने की वजह से करवाते हैं कि बच्चा नीचे आ गया है और वो नीचे आके हड्डी के अंदर फँस रहा है और मुझे उठने, बैठने, झुकने में प्रॉब्लम है या मुझे यहाँ पे दर्द रह रहा है। वो जो दर्द आपको होता है वो असल में बच्चा अपनी जगह बना रहा होता है जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा होता है और आप बच्चे को जगह नहीं बनाने देते। आप मसाज के ज़रिए मल के धक्का लगा के बच्चे को ऊपर की तरफ कर देते हैं। जो कि नहीं करना चाहिए, ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए खतरनाक है। क्योंकि बच्चेदानी का मुँह ऐसे ही ओपन होता है कि बच्चा जो बच्चे का हेड है वो बच्चेदानी के मुँह के ऊपर जब प्रेशर डालेगा तो ही बच्चेदानी का मुँह ओपन होगा ना। अगर आप प्रेशर डालने ही नहीं देंगे, वो जैसे नीचे आता है एंड के दिनों में और आपको दर्द फ़ील होता है और आप फ़ौरन से किसी दाई को बुलवा लेते हैं और जल्दी से उसको मलना शुरू कर देते हैं कि मल के इसको ऊपर कर दिया जाए और ये नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसीजर यहाँ से आपका उसके चांस जो है वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका प्लेसेंटा नरम हुआ, कमज़ोर हुआ, अब ये आपको तो नहीं पता, कुदरत की तरफ से अगर प्लेसेंटा कमज़ोर हुआ तो आपका प्लेसेंटा रप्चर हो सकता है। अंदर ही अंदर हल्का-सा रप्चर होके आपको पेट के अंदर ही हल्की-फुल्की ब्लीडिंग हो जाती है और जो अंदर ही जम जाती है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद पेट बढ़ने के अमकानात होते हैं, इस वजह से कि आपका पेट बढ़ जाता है, पेट साथ नहीं चिपकता। क्योंकि आप पहले से ही उसको एक तो आपकी जो मसल्स हैं वो काफ़ी रिलैक्स होके पेट इतना बढ़ा हुआ होता है, लेकिन आप ऊपर से उनको और भी मसाज कर के उनको वहीं पे स्टे रहने का कह रहे होते हैं कि यहीं पे ये स्टे रह जाए। आपको चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी में जितनी जल्दी आपका पेट पीछे जाए, लेकिन अगर आप ऐसे मसाज करेंगे तो आपका पेट पीछे नहीं जाएगा। इसके अलावा आपने सफ़र नहीं करना एंड के दिनों में। अगर आप सफ़र करेंगे तो आपके लिए ये जो जंपिंग है, ये ठीक नहीं है। ये आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है। इसमें भी यही जो मैंने बताया है कि पेट वाला मसाइल, क्योंकि पेट को बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा आपको किसी टाइम भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकती है जो कि आप सही से कैरी नहीं कर पाएँगे। आपकी जिस डॉक्टर से आपका कंसर्न है वो डॉक्टर आपकी पीछे रह जाएगी। ज़ाहिर है कि आप अगर सफ़र में होंगे तो वहाँ पे न्यू डॉक्टर में ना आप मुतमिन होंगे, ना आपका बच्चा मुतमिन होगा। स्ट्रेस में भी नॉर्मल डिलीवरी की दर्दें सही से नहीं होती। जहाँ पे आपने अपने डॉक्टर से लिया हुआ है टाइम, आप उसी डॉक्टर के पास ईज़ी होके जाना चाहते हैं, तो फिर आप सफ़र से अवॉइड करें। लेबर का कोई टाइम नहीं है कि कहाँ पे भी आपको लेबर स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, आपने आपको एंड के दिनों में कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। आपने देखना है कि इसका इलाज आपने कैसे करना है। आप मेडिसिन के ज़रिए करें, शरबत पी लें, गोलियाँ खा लें, फाइबर वाली डाइट इस्तेमाल करें, वो चीज़ खाएँ जो जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाए और वो चीज़ नहीं खाएँ जिससे आपको कब्ज़ होती है। किसी को दूध के साथ कब्ज़ होती है, किसी को आयरन से कब्ज़ होती है। अगर आयरन की टैबलेट से आपको कब्ज़ है तो एंड के महीने में आप आयरन की टैबलेट खाना छोड़ दें। आपने वो खुराक इस्तेमाल करनी है जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाए। और यहाँ पे मैं क्लियर करती जाऊँ बहनों के साथ कि आपने कस्ट्राइल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। कस्ट्राइल कुछ लोग एंड के दिनों में कस्ट्राइल पी लेते हैं, जो कि इसलिए पीते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी आसान हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए कस्ट्राइल बेस्ट नहीं है। कस्ट्राइल पीने से बच्चे का पखाना पेट के अंदर निकल जाता है। जैसे आपको कस्ट्राइल पीने से बार-बार वॉशरूम आता है, आप बार-बार वॉशरूम जाते हैं, ऐसे ही आपके बच्चे का भी पेट के अंदर ही जब वो पहला स्टूल होता है जिसको कहते हैं मेकोनियम कहते हैं, वो मेकोनियम पास कर लेता है बच्चा, तो फिर समझ लें कि आपका वो बच्चा पानी के अंदर होता है और वो पखाना पानी में मिक्स होगा और वही पानी बच्चा पीता होता है। पिछले पूरे प्रोसीजर में 9 महीने में वही बच्चा पानी पी रहा था, लेकिन अब वो उसने पखाने वाला पानी पी लिया है, जो कि बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बच्चे के फेफड़े खराब हो जाएँगे, बच्चे को इस हद तक इन्फेक्शन हो जाएगा कि आपका बच्चा डिलीवरी के बाद एडमिट होगा और एडमिट होने के बाद जान जा सकती है या डिलीवरी के दौरान जान जा सकती है या डिलीवरी से पहले पेट में भी ख़त्म हो सकता है। इसके बहुत खतरनाक है कस्ट्राइल पीने के। इसके अलावा कुछ बहनें देसी घी पीती हैं, तो देसी घी भी एंड के दिनों में
कम पीना चाहिए। आप सालन में डाल के खा लें, आप पराठा बना के खा लें, लेकिन आप ऐसे जो दूध चाय में डाल के पी लेते हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि आपको वॉक आप कितनी कर रही हैं और कितनी नहीं कर रहे। अगर आप वॉक रूटीन से पिछले 7th मंथ से स्टार्ट हैं तो ठीक है, अगर नहीं स्टार्ट तो एंड के 15 दिनों में आपने वॉक स्टार्ट कर देनी है। 45 मिनट आपने सुबह करनी है, 45 मिनट आपने शाम को करनी है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये बहुत बेस्ट है। ये इससे मसल्स रिलैक्स होते हैं, पट्ठों को खिंचाव पड़ता है और कुदरती दर्दें लगती हैं। जब दर्दें लगती हैं तो दर्दें बर्दाश्त करने का कुदरती आपके अंदर स्टेमिना होता है और पुश करने की आपके अंदर ताकत जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा आपने क्या करना है, 9th मंथ के एंड में आपने जो बार बार चेकअप करवा रहे होते हैं ना वो नहीं करवाने। आपका होता है कि एक ही डॉक्टर के पास बार बार जा रहे हैं या आप डॉक्टर बदल बदल के बार बार चेकअप करवा रहे हैं। अब चेकअप ऐसे होता है कि डॉक्टर आपकी वजाइना से आगे यूट्रस यूट्रस के अंदर मुंह के अंदर फिंगर डाल के आपको चेक करती हैं कि पॉज कितनी ओपन हो चुकी है। तो ये बार बार चेकअप आपको इन्फेक्शन का बायस बन सकता है, ये आपकी वजाइना के लिए भी ठीक नहीं है। और कभी किसी डॉक्टर के पास जाना छोड़ दें। शुरू से ये आप फाइनल कर लें कि आपने किस डॉक्टर को चेकअप करवाना है और आप उसी डॉक्टर से मुतमिन हो जाएं। अगर जिस पे भी आपका दिल करता है आप उसको एक डॉक्टर को सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा आपने आखिरी जो 2 हफ्ते हैं, 15 दिन लास्ट हैं, इनमें अपना बैग तैयार करके पहले 15 दिन रख लेना है। बैग आपका तैयार होना चाहिए, आपकी सारी चीज़ें जो जो आपको ज़रूरियात की हैं, अंडरवेयर्स वगैरह, रफ़ कपड़े वगैरह, बेबी की सारी चीज़ें, फीडर शीडर जो कुछ भी है सब कुछ आपने ये कैरी करके रख लेना है ताकि आप बैग उठाएं और चल पड़े कोई भी। इसकी रीज़न ये है कि एंड टाइम पे आप स्ट्रेस लेंगे, स्ट्रेस आपके लिए आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। आप परेशान हो जाएंगे, मुझे दर्दें लग गई हैं, मेरी ये चीज़ नहीं है, मेरी वो चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ से आपने बचना है। इसके अलावा एंड के 15 दिनों में आपने अपनी डाइट इतनी अच्छी करनी है कि आपने फाइबर इस्तेमाल करना है, ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करना है, खजूर इस्तेमाल करनी है। 3 खजूर सुबह खानी है, 3 दोपहर को, 3 शाम को, ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। इसके मैं बेनिफिट्स अगर गिनने लग जाऊं तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाऊंगी, आप भी थक जाएंगे और सुन सुन के। इतने इसके फ़ायदे हैं, बस आप ये मैं आपको कहूँगी कि आप खजूर खाना शुरू कर दें और बस। चाहे आप प्रेग्नेंट हैं, चाहे आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, चाहे आपको पहला महीना है, चाहे आपको आखिरी महीना है, चाहे आप अनमैरिड हैं, आप खजूर खाना शुरू कर लें अगर आपको वीकनेस है तो, सिंपल सी। इसके अलावा आपने खाना है पपाया। पपाया आपने ला के रख लेना है, उसके खरबूजे की तरह पीस काटने हैं, तो आपने 2 पीस डेली की 2 पीस खा लेनी है। वॉक करनी है, एक्टिव हो जाना है, सीढ़ियाँ घर में है तो सीढ़ियाँ चढ़नी है जो कि बेस्ट है। इसके अलावा अगली चीज़ है टेस्ट। तो टेस्ट आपने पहले ही करवा के रख लेने हैं, यानी कि आपको एंड टाइम पे डॉक्टर ये ना कहे आपको सी है, आपको हेपेटाइटिस बी है या सी है, आपको शुगर है या नहीं। तो ये सारे टेस्ट आपके पास होने चाहिए 15 दिन के पहले, ठीक है, लास्ट में। तो एचबी आपको पता होनी चाहिए आपकी कितनी है। अगर आपकी एचबी कम है, खून की कमी है, तो आपने ब्लड डोनर का इंतज़ाम करके रखना है। आपका माइंड बना होना चाहिए कि आपने सी सेक्शन करवाना है या आपने नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपने वो बंदे का अरेंज करना है जो बंदा आपने साथ लेके जाना है। जो बहन या सिस्टर कोई भी आपका कज़न वज़न साथ जाएगी उसको आपने अरेंज करके रखना है कि पता हो कि वो एंड टाइम पे मैंने उसको कॉल करनी है और उसने आ जाना है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा, मेरी वीडियो की समझ आई होगी। अगर किसी बहन का कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको आपके हर क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू वेरी मच।